वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। बीएसएससी के प्रैक्टिस सेशन में आज हम लोग सेट नंबर 11 का सॉल्यूशन देखेंगे और इसके सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग बेसिक से और साथ ही साथ इसको हम लोग शॉर्ट कैसे बनाएंगे दोनों ही तरीक़ा से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो रेशनलाइजेशन से संबंधित दे दिया गया है। इसमें 2 + 6/√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं ना। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 बटा √3 प्लस 1/2√3 को क्या लिख सकते हैं, 2 + √3 को 2 - √3 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसका परिमेयकरण करते हैं 1/2 + √3 का, अगर हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो 2 - √3 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो 2 - √3 बच जाएगा अगर हम 2 - √3 को 1 से गुना करेंगे। और ये a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी 4 में से 3 गया 1, यानी हर में 1 रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जब भी परिमेयकरण करना पड़ेगा क्या करेंगे, हम डायरेक्ट साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे आते हैं, यानी इसका रेशनलाइजेशन देखते हैं। अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे 1/√3 - 2, तो अगर हमें √3 + 2 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है √3 + 2 से। तो ऊपर में तो √3 + 2 तो रहेगा ही, और साथ ही साथ नीचे क्या होगा, a - b × a + b क्या होता है, a² - b², यानी √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 3 में से 4 गया, नीचे -1 आ रहा है। यानी अगर हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं होकर हम ये माइनस को कॉमन ले लेते हैं और ये क्या बचेगा, √3 + 2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये जो 3 है ये √3 से √3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 + 2√3 + 2 - √3 और -√3, ये माइनस और यहाँ पे +2 है, यहाँ पे माइनस है तो -2 हो जाएगा। तो ये +2 ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 + 2√3 और ये -√3 -2√3 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल होगा, तो यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब रूट दिया गया है 0.000729, ठीक है। ये तो पता है कि ये 9 का क्यूब होता है, 729 9 का क्यूब होता है, ठीक है। अगर क्यूब रूट के बाद दशमलव के बाद अगर 2 अंक है, सॉरी 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक, तो क्यूब रूट से निकलेगा तो दशमलव के बाद 1 अंक होगा, ठीक है। अगर फोर्थ रूट रहता है और दशमलव के बाद 4 अंक हैं, अगर ये फोर्थ रूट से निकलेगा तो दशमलव के बाद 1 अंक होगा। अगर स्क्वायर रूट है और दशमलव के बाद 2 अंक है तो स्क्वायर रूट से निकलेगा तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। यानी स्क्वायर रूट में 2 अंक का 1 अंक हो जाता है, दशमलव के बाद 2 अंक, यानी क्यूब रूट में 3 अंक का 1 अंक हो जाता है और फोर्थ रूट में 4 अंक का 1 अंक हो जाता है। इसी तरह से बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे अगर देखें, ये जो क्यूब रूट में पहले स्क्वायर रूट है, ठीक है, और ये जो क्यूब रूट है इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 6 अंक है। 6 अंक है तो 3 अंक का 1 अंक निकलता है, तो 6 अंक का 2 अंक निकलेगा। और ये 9 का क्यूब होता है ना, तो इसका मतलब 2 अंक निकलेगा तो 0.09 निकलेगा ये। उसके बाद ये अब स्क्वायर रूट हो गया, नहीं कुछ दिया रहता है तो ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो 1 अंक होगा, दशमलव के बाद 1 अंक होगा। और ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यानी 0.3। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 नलियाँ P तथा Q एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती है, उसी को P अकेले 30 मिनट में भर सकती है, तो Q अकेले उससे कितना समय भर सकता है। यानी P + Q किसी काम को 20 दिन में करती है और Q किसी काम को 30 दिन में करती है। तो बोला जा रहा है, सॉरी, P किसी काम को 30 दिन में करती है तो Q अकेला उस काम को कितना दिन करेगा। अगर हम P + Q में से Q को माइनस करेंगे तो P का बच जाएगा। और माइनस करने का क्या तरीका है, A × B/B - A, यानी 30 - 20। तो 30 - 20 कितना हो जाएगा, 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 20 × 3 यानी 60 घंटा में Q भर देगा ये Q। तो सॉरी, ये P का 30 था और P + Q में से अगर हम P को माइनस कर देंगे तो Q का बचेगा, तो Q का कितना गया, 60 घंटा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जिसे B 3 दिनों में नष्ट कर देता है। A ने वह कार्य को 6 दिनों तक कर लिया और अंतिम 2 दिनों में B ने उसे नष्ट भी कर दिया। तदनुसार
ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने समय लगेंगे। यानी इसको हम लोग दो तरीका से हम लोग देख चुके थे। टाइम एंड वर्क जब हम लोग पढ़ रहे थे उस वहाँ पे हमें दो तरीका से फ्रैक्शन मेथड और एलसीएम मेथड दोनों ही तरीका देखे थे। यहाँ भी हम लोग दोनों ही तरीका से बना सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से भी और एलसीएम मेथड से भी। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन मेथड से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एलसीएम मेथड से भी इस सवाल को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन मेथड से अगर बनाना होगा, देखिए ए कोई काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। नष्ट कर सकता है मतलब माइनस कर, वहाँ पे हम माइनस करेंगे। ए ने 6 दिन तक कार्य किया, देखिए 6 दिन तक ये काम किया, चलिए 6 ले लेते हैं। और फ्रैक्शन मेथड में हम ये बताए थे कि कौन व्यक्ति जितना दिन काम किया उसका पहले दिन लिख लेंगे। ए और बी दो व्यक्ति है ना, ए कितना दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया, ठीक है। उसके बाद अंतिम 2 दिन बी भी किया, यानी बी 2 दिन तक काम किया, बी नष्ट किया। तो ए ने शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लिया। अगर हम मान लेते ए ने शेष काम को पूरा करने में x दिन लिया, तो इसका मतलब ए कितना दिन काम किया, 6 दिन तो उधर किया था और x दिन तक शेष काम किया। तो 6 + x दिन में कितना भाग कर लेगा, पूरा काम को 8 दिन में करता है तो 6 + 1 दिन में 6 + 8/x भाग कर लेगा। ये 2 दिन में 2/3 भाग तोड़ देगा और ये पूरा काम का जो भाग मिला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम यहाँ से कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे 24 LCM लेंगे तो 8 से 3 बार में, यानी 18 + 3x और माइनस से ये 3 दूना 3 से 8 बार में, 8 दूना 16 = 1। तो 3x = कितना हो जाएगा, 24 और में से 2 गया 22, तो x = कितना हो जाएगा, 22/3 यानी 7/1/3। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन मेथड से। फ्रैक्शन मेथड से सवाल जब भी बनाना रहेगा तो हम सबसे पहले मेरा फोकस ये रहेगा कि कौन व्यक्ति कितना दिन तक काम किया। तो ये पहले 6 दिन तक किया ही था और शेष कार्य को हम मान लिए थे कि x दिन तक किया, तो यानी ये टोटल 6 + x दिन काम किया। तो 6 + x दिन में कितना भाग कर देगा। अगर मान चलिए कोई व्यक्ति 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है तो 2 दिन में 2/10 भाग करेगा। उसी तरह 6 + x दिन में ये 6 + x/8 भाग करेगा। और b 2 ही दिन तक काम किया था तो ये 2 दिन में कितना भाग नष्ट कर देगा, 2/3 भाग नष्ट कर देगा और सभी काम के भाग को मिलाकर 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर हमें एलसीएम मेथड से बनाना रहेगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। जिससे ए जो है वो 8 दिन में काम को कंप्लीट करता है और बी जो है उसको 3 दिनों में नष्ट कर देता है। ये माइनस नष्ट करता है मतलब काम को माइनस कर देंगे हम लोग। इस दोनों का एलसीएम कितना होता है, 8 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 24। यानी ये जो 24 हो जाएगा ये हम लोग क्या मान लिए, टोटल काम मान लिए। टोटल काम कितना है, 24 है। अगर टोटल काम 24 है और ये 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में ये 3 काम करेगा। एक दिन में ये कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अगर टोटल काम 24 है और ये 3 दिन में तोड़ रहा है तो इसका मतलब एक दिन में 8 काम को तोड़ेगा, यानी 8 कुर्सी, कुछ भी मान लीजिए ना, 8 कुर्सी को तोड़ देगा। अब क्या बोला है, ए ने वह कार्य 6 दिन तक किया। देखिए अगर ये एक दिन में 3 काम करता है तो 6 दिन में ये 18 काम कर देगा ना, ये 18 काम किया और अंतिम 2 दिन में बी ने उसे नष्ट किया तो ये 18 काम कर दिया। अगर बी 2 दिन तक नष्ट किया, एक दिन में ये 8 काम को नष्ट करता है तो 2 दिन में 16 काम को ये नष्ट कर दिया। तो 18 काम ये किया था, 16 काम नष्ट हो गया। तो टोटल कितना काम कंप्लीट हुआ, टोटल 2 ही काम कंप्लीट हुआ क्योंकि 16 काम को तो ये नष्ट कर दिया था। टोटल 2 काम कंप्लीट हुआ तो शेष कितना बचा, टोटल काम हम लोग 24 माने थे, उसमें से 2 काम कंप्लीट हुआ तो शेष 22 काम बचा। अब बोला जा रहा है कि शेष कार्य को ए ने कितने दिनों में पूरा किया। देखिए टोटल काम शेष काम 22 बचा और एक दिन में ये 3 काम करता है तो 22 काम करने में कितना दिन लगेगा, 22/3 यानी 7.1/3 दिन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोनों ही तरीका से आप सवाल को बना सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं सवाल बनाने में। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्रमशः n-1 और n+2 है तो उनके बाह्य कोणों का अंतर 6 डिग्री है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाइएगा। और ऑप्शन अगर बाय द वे आप 14 लेते हैं तो 14 में से 1 गया 13 या 14 में से गया 13, यानी पहला भुजाओं की संख्या, पहला बहुभुज की भुजा की संख्या 13 और दूसरा बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 14 + 2 16। तो अगर भुजा की संख्या 13 होगा तो क्या प्रत्येक कोण जो है वो प्रत्येक कोण जो है वो पूरी कट पाएगा, नहीं कर पाएगा, दशमलव में आ जाएगा। कैसे, जो बाह्य कोण का जो होता है प्रत्येक आंतरिक कोण, किसी बहुभुज में जो प्रत्येक आंतरिक कोण होता है वो क्या होता है,
n-2 इंटू 180/n, ये होता है ना। अगर n के बदले में 13 रखेंगे तो क्या 13 से काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, इसीलिए हम 14 नहीं रख पाएंगे। अगर हम 12 रखते हैं तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 14 तो ऑप्शन ख़त्म हो गया। अगर हम 12 रखते हैं तो भुजाओं की संख्या यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 12 दूनी 14 हो जाएगा। तो क्या यहाँ 14 रखेंगे तो पूरा पूरी कट पाएगा? दशमलव में आ जाएगा। जब दशमलव में आएगा तो यहाँ पे जो अंतर आएगा वो भी दशमलव में आ जाएगा, जबकि हमें अंतर पूरे पूरी लाना है, पूरे पूरी प्राकृतिक संख्या में लाना है, दशमलव में नहीं लाना है। तो ये हम 12 भी नहीं रख सकते हैं। अगर हम 13 रखते हैं तो 13 में से एक गया 12, यानी भुजा की संख्या 12 यहाँ पे आ गया, और 13 + 2 15, यानी भुजा की संख्या 15 यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे 12 या 15 रखेंगे तो ये पूरी काट देगा और अंतर 6 ले आएगा। तो यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। 11 भी चेक कर लेते हैं, यानी 11 में से एक गया तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 + 2 13 हो जाएगा। यानी 13 से अगर हम यहाँ 13 रखेंगे तो भी ये पूरी नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो एक ही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है इसका। तो ये ऑप्शन से भी आप इजीली बना सकते हैं इसको। तो इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से इजीली बना सकते थे। अगर इसको प्रोसेस से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। प्रोसेस से अगर हमें बनाना होगा तो प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है? n-2 इंटू 180/n। तो यहाँ पे भुजा n के बदले में n-1 है, तो यहाँ पे आंतरिक कोण क्या हो जाएगा? n-1 इंटू 180/n-1। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्येक आंतरिक कोण n+2 है, यानी n+2 एक मिनट, यहाँ पे n-1 भुजा की संख्या है ना। भुजा की संख्या में से 2 माइनस भी तो करते हैं, -2 इंटू 180, और यहाँ पे भुजा की संख्या कितना हो जाएगा? n-2 n+2, यहाँ पे भुजा की संख्या n+2 है, उसमें से हम -2 करेंगे इंटू 180/n+2, और इस दोनों का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिनिमम 5 से 7 मिनट लगेगा, और कहीं अगर गलती हो गया तो फिर ये सवाल हमसे बनेगा भी नहीं। तो इसीलिए इस तरह का सवाल जब भी आए ऑप्शन बेस्ड बनाना है, यानी जहाँ पे लगे कि बेसिक से बनाने में ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ पे कोशिश करना है कि ऑप्शन बेस्ड सवाल को सॉल्व करें। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक घन के प्रत्येक सिरे में 40% वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठ तल के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? यानी अगर किसी चीज़ में अगर हम a% का वृद्धि करते हैं भुजा में, अगर a% का वृद्धि भुजा में करते हैं तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होता है? a + a + a गुना a/100। ठीक है, तो यहाँ पे 40% वृद्धि के तो यानी 40 + 40 + 40 गुने 40/100, यानी a00 से कट जाएगा, यानी 40 40 80 + 16 यानी 96। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 96% का क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपनी चीज़ों को अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है, यानी अगर हम किराया मूल्य को लागत मूल्य को अगर हम 100 मानते हैं तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 115। अंकित मूल्य को 15% अधिक रखता है किराया मूल्य से, लेकिन उन पर 20% का छूट भी देता है। यानी बेचते समय क्या करता है? 115 पे अगर 20% का छूट दिया, इसका मतलब वो 80% बेचा, और 80% का शॉर्ट फॉर्म 4/5, यानी 5 से ये 23,000 में, यानी 23 चौका 92, यानी 92 रुपये में बेचा। बेचते समय अगर 23% का छूट देता तो 92 रुपये में बेचता है। 100 रुपये में खरीदा, 92 रुपये में बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8% का हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, यानी उसका शुद्ध हानि कितना है? 8%, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर भी 21% का लाभ कमाता है, तो उससे अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है? देखिए, इसको 2 तरीक़े से बना सकते हैं, यानी पहले जो बेसिक है वो बता देते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट, यानी इस तरह का सवाल जब भी आएगा हम लोग शॉर्ट कैसे बनाएंगे उसको भी बता देते हैं। जैसे अगर आप अंकित मूल्य पे 12% का छूट दिए तो 80% में बेचें, 88% में बेचें। अंकित मूल्य पर अगर 12% का छूट दिए तो 88% में बेचें। अगर हमें 21% का लाभ होता है, अगर हम CP का 121% निकालेंगे तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य पे छूट देने पर भी विक्रय मूल्य आता है, किराया मूल्य पे अगर हम लाभ प्रतिशत को जोड़ देते तो भी विक्रय मूल्य आता है। दोनों विक्रय मूल्य को आपस में बराबर कर देंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो अंकित मूल्य और किराया मूल्य का जो अनुपात आया वो कितना आ गया? 121:88। तो हमें कितना बढ़ा के रखना पड़ेगा? यानी अंकित मूल्य अगर 121 तो किराया मूल्य 88, यानी कितना बढ़ा के रखना पड़ेगा? यानी हमें 33 बढ़ाना पड़ेगा। कितना से? 88 से गुना 100,
यानी 11 से 3 बार में, 11 से 4 बार में, और 4 से ये 25 बार में, यानी 25 गुने 3, 1 मिनट, 11 से ये 8 बार में, 4 से ये 2 बार में, 4 से 25 यानी 75/2, यानी 37.5% बढ़ा के हमें अंकित करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट टाइम से अगर सवाल आए इस तरह का सवाल, तो क्या करना है उसको हम लोग डायरेक्ट बता देते हैं। जैसे अगर आप 12% का छूट दे रहे हैं तो 88% में बेच रहे हैं। ठीक है। अगर आप 21% का लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको 121% में बेचना पड़ेगा। अगर आप 12% का छूट दे तो 88% में बेच रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 21% का लाभ कमाएं तो 121% में बेचना पड़ेगा। तो विक्रयमूल्य को कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा? 33 अधिक अंकित करना पड़ेगा। कितना में? 88 में गुने 100। आप ये डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वृद्धि प्रतिशत, यानी कितना बढ़ा के रखना पड़ेगा वृद्धि प्रतिशत है, वो डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10,000 रुपये लागत की एक वस्तु पर 50% का एकमात्र छूट और 40% और 10% का 2 क्रमिक छूट में कितना अंतर होगा, यानी कितना बेहतर होगा, यानी कितना अंतर होगा। ठीक है। पहला छूट आपका 50% का मिल रहा है, एक और छूट मिला है यानी 40 और 10 का 2 क्रमिक छूट। ए और बी का अगर 2 क्रमिक छूट मिलता है तो दोनों क्रमिक छूट का जो एकल छूट होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, यानी 40 प्लस 10 माइनस 40 गुने 10/100, यानी 50 माइनस 4, यानी 46% का छूट मिलेगा। अगर आपको कहीं पे 40% और 10% का 2 छूट मिला है तो उस दोनों का कंबाइंड रूप से आपको 46% का ही छूट मिलेगा। एक जगह आपको 50% का मिला है, एक जगह आपको 46% का छूट मिला है, यानी कितना बेहतर, यानी पहला छूट कितना बेहतर है? 4% बेहतर है। अगर हम 10,000 का 4% निकालेंगे तो कितना अंतर आ जाएगा? यानी 400, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 घनात्मक संख्या में से पहली दूसरी का जो अनुपात है 8:9 है। पहली दूसरी और 3 संख्या हैं। पहली दूसरी का अनुपात 8:9 है और दूसरी तीसरी का जो अनुपात 3:4 है। तो तीनों को हम लोग, अगर हम इसको एक अनुपात में कन्वर्ट करना चाहे इस दोनों अनुपात को, तो क्या करेंगे? तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा। अगर इस 9 को 9 बनाने के लिए अगर हम 1 से गुना किए तो इसके साथ जो भी टर्म लगा रहेगा उसको हम क्या करेंगे? 1 से गुना करेंगे। तो इसके साथ 8 लगा है तो 8 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 8 ही हो जाएगा। अगर इस 3 को 9 बनाने के लिए हम लोग 3 से अगर गुना किए तो इसके साथ जो भी टर्म लगा रहेगा उसको हम लोग को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो इस 3 के साथ 4 भी लगा हुआ है तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अनुपात का क्या नियम है? अगर हम एक संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा संख्या में वही चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हम पहली संख्या में मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है। तो उसकी संख्या का अनुपात जो आएगा 8x अनुपात 9x अनुपात 12x से आ गया, तीनों का अनुपात। अब क्या बोला है? यानी पहली और तीसरी का अनुपात 2400 है। ये हम अनुपात में x क्यों माने? क्योंकि यहाँ पे गुणनफल दिया गया है और जब भी गुणनफल दिया जाए अनुपात में तो हम वहाँ पे कोई भी वेरिएबल x मानना ही पड़ेगा। ठीक है। तो पहला वेरिएबल x, पहला संख्या 8x है और दूसरा संख्या 12x है और इस दोनों का जो गुणनफल है वो 2400 दिया गया है। यानी 12 से कितना बार में? 200 बार में, और 25 से 25 गुने 8 करते हैं तो 200 हो जाता है। तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 5। तो तीनों संख्या के योगफल पूछा है ना। 9 8 17 12 कितना होता है? 29x। तो 29x का वैल्यू निकालना है। यानी एक्स बराबर 5 तो 29x कितना हो जाएगा? 29 गुने 5, यानी 9 5 45, 15 10 4 14 145। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या और उनके अंकों को योग से प्राप्त संख्या का जो अनुपात है 4:1 है। देखिए इस तरह का सवाल जब भी आए और आपसे लास्ट में अगर बोला जाए कि संख्या कितनी है, संख्या अगर ऑप्शन में दिया जाए तो इसको ऑप्शन बेस्ड ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 47 नहीं लेते, क्योंकि 47 जब कटेगा नहीं तो अनुपात 4:1 आएगा कहाँ से? ठीक है। 69 ले सकते हैं। यानी अगर हम 69 लेते हैं और क्या बोला जा रहा है? अंकों के योग से बनी संख्या है, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 15। इस दोनों का जो अनुपात है क्या 4:1 हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यानी ये भी ऑप्शन खत्म। अगर हम 36 लेते हैं, इसके अंकों का योग कितना हो रहा है? 9 6 3 9। इस दोनों का अनुपात कितना हो रहा है? 4:1। यानी एक ही ऑप्शन 3 मिला है, इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो कभी कभी आपको ऑप्शन बेस्ड अगर किसी सवाल को बनाते हैं तो वो बहुत ही ईजी वे में आप सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
₹738 को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया, उनका अनुपात 2:3:4 है, तो इसमें बी का हिस्सा 738 में बी का हिस्सा पूछा है ना, तो बी का हिस्सा अनुपात में कितना है, 3 है, कितना में 4 3 7 2 9 में, यानी 3/9 है बी का हिस्सा, तो 738 को 3/9 से गुना कर देंगे, यानी 9 8 72 और 9 2 18, 82 गुने 3, 3 9 6 8 3 24, 246, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी इस सभी संख्या का औसत निकालना है, यानी 1.11, 0.01, 0.101, 0.001, 0.11। अगर हमें इसका औसत निकालना है तो सबको पहले जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 2, फिर 1 1 2 1 3, फिर 1 1 2 1 3, अनुपात 1.332 आया। ये टोटल योग अगर 1.332 आया, इसको हम लोग 1 2 3 4 5 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा, क्योंकि टोटल 5 संख्या है, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 6 30, फिर 6 30, यानी एक मिनट, पहले 5 दूनी 10 लगे तो ये 0 पॉइंट में जाएगा ना, तो 2 6 6 4, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 लड़कों और 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए, यानी टोटल अगर 4 3 7 व्यक्ति 120 रुपये खर्च किया तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 120 गुने 7 यानी 840 हो जाएगा टोटल खर्च। उनमें से लड़कों ने यदि 150 रुपया खर्च किया, यानी औसतन अगर 150 रुपया लड़का खर्च किया एक लड़का, तो 4 लड़का मिलकर कितना खर्चा किया होगा, 15 चौका 60, यानी 600 रुपया खर्च किया होगा। टोटल 840 में से अगर 600 लड़का खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, 240 कौन किया होगा, लड़की खर्च किया होगा। अगर 840 में से 600 लड़का खर्च किया तो 240 लड़की खर्च की होगी, और कितना लड़की है, 3 लड़की है, तो अगर हम इसको 3 से भाग दे देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि औसतन लड़की ने कितना खर्च किया, 80, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पे बेचा। देखिए, जब भी अगर फ्रैक्शन में मान दिया जाए, अगर आपको 3/4 भाग 5/10 भाग इस तरह से कुछ निकालना है, तो जो हर में दिया रहेगा संख्या उसी का मल्टीपल मानेंगे। तो हम टोटल जो सीपी था वो हम लोग 400 रुपया मान लेते हैं, यानी 400 रुपया का सामान था। अगर इस 400 रुपया के सामान में 3/4 भाग, यानी 400 का 3/4 कितना होता है, 300, 300 रुपये के सामान को अगर हम 20% लाभ पे बेचें तो कितना बेचें, 120% में बेचें। अगर हम 300 का 120% निकालें यानी 360 रुपये में बेचें। 400 रुपये के सामान में अगर हम 3/4 भाग कितना होता है, 300, 300 रुपये के सामान को अगर हम 120% बेचें तो यानी 360 में बेचें। अब शेष भाग उसके लागत मूल्य पे ही बेच दिया जाता है, और 100 रुपये का अब बचा 100 रुपये का सामान, इस 100 रुपये के सामान को हम लोग 100 रुपये में ही बेच दिए, तो टोटल हम लोग कितना विक्रय मूल्य आ जाएगा, 460 आ जाएगा विक्रय मूल्य, 360 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, यानी टोटल विक्रय मूल्य 460, यानी टोटल क्रय मूल्य 400, टोटल विक्रय मूल्य 460। तो इस स्थिति में हमें क्या हो रहा है, 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितना में, 400 में गुने 100, यानी यहाँ से हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। 00 से 00 कट जाएगा, यानी 4 से ये 15 बार, यानी 15% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 21 चीज़ों को बेचने पर हुई हानि उनमें से 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर, इस तरह का सवाल जब भी है उसको हम लोग सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं, वहाँ पे आपको कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कितना लाभ होगा कितना नहीं होगा, ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो सबसे पहले आप हानि का फॉर्मूला लिख लीजिए। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और हानि कितना हो रहा है, 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी जो हानि है वो 3 चीज़ के विक्रय मूल्य के बराबर है। और ये हानि कब हो रहा है, जब हम 21 वस्तु को बेच रहे हैं, यानी जब हम लोग 21 वस्तु को खरीद बिक्री कर रहे हैं, 21 वस्तु को खरीद बिक्री कर रहे हैं, तब हमें 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। अगर ये 21 विक्रय मूल्य इधर आएगा तो 21 + 3 24 विक्रय मूल्य, यानी 24 वस्तु का विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, 21 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये क्रय मूल्य को काट के यहाँ ले आएंगे और ये 24 को काट के यहाँ ले आएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर विक्रय मूल्य 21 रुपया तो क्रय मूल्य 24 रुपया। इस स्थिति में क्या होगा कि हानि होगा, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है, और हानि कितना का होगा, 3 रुपये का होगा, कितना में, 24 में, क्रय मूल्य 24 में गुने 100, यानी 3 से 8 बार में
4 से 2 बार में, ये 4 से 25 बार में, यानी 12.1/2% का हानि होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पे बेचा। यदि उसने वही 10% कम कीमत पे खरीदा होता और 4 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। उसका लागत मूल्य कितना है? देखिए, इसको हम सबसे बेस्ट तरीका बता देते हैं, यानी हालांकि ये सवाल 2-3 बार आ चुका है। देख लेते हैं इसका जो सबसे बेस्ट तरीका होगा क्या होगा। जैसे अगर आप CP 100 मानते हैं, CP 100, तो उसको आप क्या करें, 15% लाभ पे बेचे, यानी जो SP आएगा वो कितना आ जाएगा, 115 हो जाएगा। अगर आप विक्रय मूल्य 100 मानते हैं तो विक्रय मूल्य 115। अब क्या बोला है, यदि उसने 10% कम कीमत पे खरीदा होता, यानी पहले 100 में खरीदा था, यदि वो 90 रुपये में खरीदा होता और 4 रुपये कम में बेचा होता, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू दिया गया उसको अभी हम रहने देते हैं, प्रतिशत वैल्यू का काम करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू का भी रहने देते हैं। यदि 4 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी जब वो 90 रुपये में खरीदता है तो 25% का लाभ होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, 90 का 125%, यानी 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, फिर 2 और 45, यानी 45 × 5 कितना हो जाएगा, 222/2, यानी 112.5 आ गया। 112.5 अगर 90 रुपये में खरीदा होता और 25% लाभ पे बेचता तो 112.5 रुपये में बेचता। तो कितना रुपया कम हो रहा है, उसका विक्रय मूल्य कितना कम हो रहा है, यानी पहले 115 था, अब 112.5 हो रहा है, यानी 2.5 का कम ही हो रहा है विक्रय मूल्य में। और यहाँ पे क्या बोला है कि 4.5 कम में बेचा होता है, यानी ये 2.5 का वैल्यू कितना दिया गया, 4 दिया गया, सॉरी 4 रुपये कम में बेचा होता है, यानी 2.5 का वैल्यू 4, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 4/2.5। तो क्या चीज़ निकालना है, लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य हम लोग 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/2.5 × 100। ठीक है, अब हम ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0 यहाँ चला आएगा, 25 से 4 बार में है, 40 × 4 यानी 160, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 160। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, यानी पहले 100 था कीमत तो अब 125 हो गया। अगर हम खपत को समान रखना चाहते हैं, खर्च को समान रखना चाहते हैं तो खपत क्या करना पड़ेगा, 125 से 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 125 अगर हम 100 करेंगे तो 25 का कमी करना पड़ेगा कितना में, 125 में × 100, यानी 25 से 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, यानी 20% का कमी होगा। और हमेशा ध्यान दीजिएगा 25-20 का कम्बिनेशन होता है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मैक्सिमम जगह आपको 25-20 का कम्बिनेशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 498 किस संख्या से 17% कम है? तो अगर मान चलो कोई संख्या x है, अगर हम इसे 17% कम करेंगे तो यानी 83% निकालना पड़ेगा, 83%। और किस संख्या का 83% 498 हो रहा है, यानी 83 से कितना बार का, अच्छा 48 6 बार में, यानी x = कितना जाएगा, 600। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर दूरी 15 घंटा में तय करनी है, यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो 120 है टोटल डिस्टेंस, और टोटल समय कितना है, टोटल समय वो 15 घंटा है, यानी 120 किलोमीटर 15 घंटा में तय करना है। ठीक है, वो आधी यात्रा 3/5 समय में पूरा किया है, यानी 120 का आधा 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूरी को 3/5 समय, यानी 15 का 3/5 कितना होता है, 5 × 15 3 × 9, यानी 9 घंटा में वो 9 घंटा में वो 60 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अब क्या बोला, शेष यात्रा शेष समय में पूरा करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलना पड़ेगा। अब शेष दूरी कितना बच गया, शेष दूरी 120 किलोमीटर में 60 किलोमीटर जब चल गया तो शेष 60 किलोमीटर बच गया, और शेष समय कितना बच गया, शेष समय 15 घंटा में 9 घंटा लैप्स हो गया तो बचा 6 घंटा। अब 60 किलोमीटर दूरी को अगर 6 घंटा में अगर चलना है तो जो उसका स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 60/6, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 150 मीटर लंबी और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की जो गति है वो 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहली रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। देखिए, पहली रेलगाड़ी की गति हम लोग x मान लेते हैं और कोई भी फार्मूला पर बना लेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम।
अगर दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों का स्पीड जुट जाएगा। पहला का स्पीड 43.2 है और दूसरा का स्पीड हम लोग x माने तो दोनों स्पीड जुट जाएगा। इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर एक दूसरे को पार करें तो दोनों का डिस्टेंस भी जुटेगा और जुड़ेगा, तो यानी 150 प्लस 120 यानी 270 हो जाएगा। और समय कितना ले रहा है, ये 10 सेकेंड। देखिए ये मीटर पर सेकेंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको क्या करेंगे 5/18 से गुना करके इसको भी हम लोग क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना बार में कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ पे 43.2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 27 गुने 18/5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, अगर हम इसका कैलकुलेशन करें 18 सत्ते 126, 12 बचेगा, 18 9 36 अब 12 48 यानी 486/5 आ जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे तो 5 9 45 3 5 7 73.2 और 97.2 और 97.2 में से अगर हम 43.2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 454 किलोमीटर पर आवर, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समान धनराशि पर एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपया का 4 वर्ष के ब्याज और 400 रुपये के 3 वर्ष के ब्याज का जो योगफल 120 है, तो उस ब्याज की दर कितना होगा। पहले इसका बेसिक देख लेते हैं और उसको शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। हम दर क्या मान लेते हैं, R% मान लेते हैं। तो 300 रुपये पर 4 वर्ष के लिए R% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, 300 गुने 4 गुने R/100 इतना ब्याज मिलेगा। फिर 400 रुपया पर 3 वर्ष के लिए R% दर से कितना ब्याज मिलेगा, यानी 400 गुने 3 गुने R/100 मिलेगा। और ये दोनों ब्याज को मिला के कितना मिलेगा, टोटल ब्याज कितना हो रहा है 120 हो रहा है। यानी ये बेसिक्स है, इसको हम लोग सॉल्व करके R का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट बनाना रहेगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम 1% के दर से कितना ब्याज निकलेगा वो निकाल लेते हैं। 300 रुपया पर 4 वर्ष के लिए 1% की दर पे कितना ब्याज मिलेगा, 4 या 12 रुपये ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, और 400 रुपये पर 3 वर्ष में अगर 1% दर से ब्याज निकालेंगे तो यहाँ भी 12 रुपये मिल जाएगा। 1% जब दर रहता है तो टोटल ब्याज आपको कितना मिलता है, 24 रुपये ब्याज मिलता है। और यहाँ पे टोटल ब्याज कितना 120। जब 1% दर रहता है तो 24 रुपये ब्याज मिलता है। जब 120 ब्याज मिल रहा है यानी 5 गुना ब्याज मिल रहा है तो 5 गुना दर भी तो होगा, तो यानी कितना दर हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर इसको बेसिक से सॉल्व करके आर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 1.50 है, तो वो धनराशि कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि 2 ईयर में जो सी और एस का अंतर होता है वो क्या होता है, PR²/100 का स्क्वायर। और अंतर कितना देगा 1.50 इजिकल टू मूलधन हमें निकालना है, रेट 5 गुने 5/100 गुने 100। ठीक है, अगर हम ये दशमलव हटाएंगे तो 00 आ जाएगा और ये 00 कट जाएगा। 5 से ये कितना बार में, सर 25 से 6 बार में, तो जो मूलधन आएगा वो 600। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कितने छात्रों ने 39 से अधिक लेकिन 60 से कम, यानी 39 से अधिक मतलब 40 से लेकर 60 के बीच में कितना छात्र है, ये 40 से लेकर 60 के बीच में, 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे, यानी 8 तो 10। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 40 से 60 बोला जा रहा है, यानी यहाँ से 40 से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे जो है 60 आके ख़त्म हो जाता है। इसके बीच में कितना विद्यार्थी है, 2 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, 8 2 10। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कितने प्रतिशत छात्रों ने 60 से अधिक अंक प्राप्त किया। देखिए यहाँ पे जो है प्रतिशत नहीं पूछा गया था, यहाँ पर डायरेक्ट छात्रों की संख्या पूछा गया। यहाँ पे प्रतिशत बोला गया कि कितने प्रतिशत छात्रों ने 60 से अधिक अंक प्राप्त किया। देखिए 60 से अधिक यानी ये लाइन से, ये जो 60 से अधिक है वो कितना पर 10 यहाँ पे 12 10 22 5 27 8 35, यानी 35 छात्र लाया 60 से अधिक, कितना में 50 छात्र में। यहाँ पे लिखा गया 50 छात्र। ऐसा नहीं कि आप फिर से जोड़ने लगे, अगर टोटल अंक दिया जाए तो हमें जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं। 35 लाया है 60 से अधिक, कितना है 50 में, प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से गुना कर देंगे। 50 से ये 2 बार में, तो 35 गुना 70% छात्र जो है वो 60 से अधिक अंक लाया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।